नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। आज की हम अपनी इस क्लास में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद फिर उसे जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हैं या पीडीएफ के थ्रू आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यू का बाद में एनालिसिस करना है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू लगा लेना ही सफिशिएंट नहीं है। एमसीक्यू का एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक सेपरेट पेज में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद उसमें जो जो भी आप एमसीक्यू टॉपिक का नाम लिखिए, आपने एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन लगाए हैं वो लिखिए और जहाँ-जहाँ आपने गलतियाँ की हैं, उस गलती के पीछे का कारण क्या है ये आपको जानना है। मतलब किस वजह से आपकी गलती हुई है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपसे सिली मिस्टेक हो गया है, तो आप लिखिए कि फला नंबर के क्वेश्चन में जो है, जो मुझे पता था, जिसका आंसर मुझे पता था, इसके बाद भी मैंने गलत किया जल्दबाजी में सिली मिस्टेक की वजह से। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था। आपने उसके बारे में पढ़ा तो था, लेकिन प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, दैट्स व्हाई आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर लिखेंगे रिकॉलिंग की प्रॉब्लम रही है। और कोई ऐसी चीज़ और भी कोई आप जो है जो भी मिस्टेक करते हैं, उसको इस तरीके से जो है वह वो क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि क्या आपने अपनी उन गलतियों को सुधारा है या नहीं सुधारा है। ये तरीका होता है दोस्तों। ये वो तरीका है जो हमने इतने मतलब खुद के प्रिपरेशन के टाइम पर और बाद में ये 5-6 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, उस दरमियान छात्रों के साथ रह के जो है सीखा है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप पूरा सिलेबस सॉल्व कर लें, पूरा सिलेबस जो है पढ़ लेंगे, प्रॉपर रिवाइज़ नहीं करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में जाकर के फिर से वही गलती करेंगे। तो इसलिए सिर्फ़ क्वेश्चन लगा लेना सफिशिएंट नहीं होता। बहुत सारे छात्र बड़ी खुशी-खुशी आते हैं, हमारे पास बोलेंगे भैया आज तो हमने जो है 200 एमसीक्यू लगाया है, लाइब्रेरी से आएँगे एकदम बिल्कुल अ, चेहरा जो है मतलब ढाई 3 घंटे 4 घंटे से जो है चेयर से नहीं उठे रहेंगे, आँखें एकदम लाल रहेंगी और आके बोलेंगे कि आज हमने 400 प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन लगा दिया है, ऐसा है, वैसा है। मैं उनसे सिर्फ़ इतना ही पूछता हूँ, आपने इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, गलतियाँ कितनी हुई हैं? बोले गलतियाँ का तो ठीक है, पर बाकी हम जो है इतना स्कोर कर रहे हैं। मतलब एमपीपीएससी में जैसे जो है कट ऑफ 80 क्वेश्चन जा रहा है, तो हमने इतना स्कोर किया है, 70 क्वेश्चन जा रहा है तो इतना स्कोर किया है, हमारा ठीक चल रहा है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जो तुमने 20 क्वेश्चन गलत किया है, वो क्यों किया है? ये एनालिसिस किया है आपने? तो वो चुप हो जाते हैं। ये गलती आपको भी नहीं करनी है, ठीक है? तो चलिए क्लास को जो अब हम लोग शुरू करते हैं। और देखते हैं मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें, आगे हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल जो हैं, वह फंडामेंटल राइट से संबंधित है। क्लास को हम आगे मीन्स फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स को डिस्कस करने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी पीएससी का ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है। वह उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है, उसके ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा है। मतलब यूपी पीसीएस के जो ट्रेंड है, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब हमारा जो पीएससी का पेपर है, वो मिक्स्ड पैटर्न का आ रहा है। पहले क्या था, सिर्फ़ फैक्चुअल होता था, लेकिन अब मिक्स्ड पैटर्न आता है, जिसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल और कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल। और अब नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का मारने का भी गुंजाइश नहीं है। तो हमें कॉन्सेप्ट के बारे में भी कुछ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें पता होना चाहिए। और साथ में फैक्चुअल कंटेंट तो वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, आपको ज़बरदस्ती जो है पढ़ाना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिनसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे छात्र जो होते हैं, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन किए होते हैं। बहुत सारे स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, पीसीएस तमाम तरीके के जो है एग्ज़ाम से मतलब दे-दे के जो है, जिसको कहते हैं ना पके हुए चावल, वो क्या पुराने चावल ऐसा कहा जाता है ना, उस तरीके के छात्र होते हैं, तो उनसे कॉम्पिटिट करना है। तो आप पिछड़ ना जाएँ, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब हम तो मौलिक अधिकार को पढ़ें, तो मौलिक अधिकार को हम समझने के लिए 2 चीज़ों को समझेंगे। पहले तो समझेंगे कि अधिकार क्या है और दूसरी चीज़ ये समझेंगे कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है।
क्योंकि इससे पहले पीएससी के पेपर में जो है वह संविधानवाद पर प्रश्न पूछा गया था। किस पर प्रश्न पूछा गया था? संविधानवाद पर जो है प्रश्न पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर जो है प्रश्न पूछा गया था। ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली काफ़ी डेप्थ का कॉन्सेप्ट होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक यूपीपीसीएस और यूपीएससी में देखे गए थे, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन वो पीएससी में भी देखे गए। ये इस तरफ इशारा है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, क्योंकि हम पीवाईक्यू से ही अंदाजा लगाते हैं ना कि हमें अपनी तैयारी की डेप्थ क्या रखनी है। पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो इसी काम में आते हैं। जैसे 2022 में उदाहरण दे रहा हूँ, 2022 में यूपीएससी ने क्या किया था, अपने कुछ क्वेश्चनों में मुश्किल से जो है 6-7 क्वेश्चनों में वो जो पेयरिंग वाले क्वेश्चन थे, जिसमें पहले वो पूछा करता था कि केवल 1, 2, 3 सही हैं, 1, 2 सही हैं, 3 सही हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चनों में वो पूछ लिया था केवल 2 मतलब केवल 2 पेयर सही हैं, केवल 3 पेयर सही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि हो गया 2-4 क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं। 2023 के पे मतलब वो 2022 में इंडिकेट हिंट किया था। 2023 के पेपर में जो है उसने लगभग 40 क्वेश्चन सेम पैटर्न के पूछे। ऐसे लोग जिनका कभी प्रीलिम्स नहीं रुकता था वो भी धराशायी हो गए। तो एग्ज़ामिनर क्या इशारा करता है ये भी हमें समझते हुए चलना है। तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं। है ना? तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं अधिकार, कि अधिकार क्या होते हैं? तो दोस्तों, अधिकार का मतलब ये होता है कि अधिकार वे हक हैं जो कुछ कार्य करने या ना करने या एक निश्चित अवस्था में रहने या ना रहने की अनुमति देते हैं। या इसको मैं और सरल भाषा में कहूँ तो अधिकार जो होते हैं ना, एक तरह के दावे होते हैं। क्या होते हैं? दावे होते हैं, डिमांड होते हैं, दावे होते हैं या दावों को कहा जाता है क्लेम होते हैं, जिसके तहत हमें कुछ कार्य करने और कुछ कार्य ना करने दोनों के संदर्भ में जो है वह प्रावधान किया जाता है। जैसे सपोज़ करो आपको बोलने की आज़ादी दी गई है संविधान के द्वारा, समाज के द्वारा, आपके घर परिवार के द्वारा। अब आपको बोलने की आज़ादी इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलने लगे। जैसे आपको घर में बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने लगे, गाली-गलौज करने लगे। अगर आपके मुँह से कोई भी अपशब्द निकलेगा, तुरंत जो है पापा झट से कान के नीचे एक लगाएँगे, बोलेंगे कहाँ से सीख रहे हो? आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसमें कुछ सीमाएँ भी हैं। आपको जीवन जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को मार सकते हैं। तो अधिकार का मतलब है कि वो हक जो आपको कुछ करने की आज़ादी देता है और कुछ ना करने से रोकता है या एक निश्चित अवस्था में जो है रहने या ना रहने की जो है अनुमति देता है, उसको कहा जाता है अधिकार। अब अधिकार के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है अधिकार का, उसको कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट का मतलब कुछ नहीं है, जन्म से प्राप्त अधिकार। मतलब ये अधिकार हमें कोई देता नहीं है, ये अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इसलिए इस अधिकार के साथ प्रकृति ने ही हमको भेजा है। किसी देश की सरकार, कोई संस्था, समाज, परिवार, कोई भी ये अधिकार हमें नहीं देता। ये अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। उसको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे जीवन का अधिकार, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार। अगला होता है मानवाधिकार। कौन-सा अधिकार? मानवाधिकार। मतलब प्राकृतिक अधिकार के बाद जो अधिकार आएगा वो आएगा मानवाधिकार। तो मानवाधिकार या ह्यूमन राइट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मानव गरिमा और भलाई के लिए मौलिक जो अधिकार होते हैं, मतलब ऐसे अधिकार जो मानव की गरिमा और भलाई के लिए जो है मौलिक होते हैं, उन अधिकारों को क्या कहा जाता है? मानवाधिकार। जैसे आप लोगों ने जो है यूएन चार्टर के बारे में सुना होगा, है ना? जिसे जो है वह कब अपनाया गया था? 1948 में अपनाया गया था यूएन चार्टर 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को जो है हम विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को जो है वह हम वि 1948 10 दिसंबर को क्या करते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये वो अधिकार हैं जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को जो है एन्श्योर करते हैं। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अलग बात है कि इन्हीं में से कुछ अधिकार संवैधानिक अधिकार बनेंगे। मैं अभी एक आपको वेन डायग्राम भी समझाऊँगा। जैसे गरिमा से जीवन जीने का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, ये सब तमाम अधिकार जो है मानवाधिकार कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो अधिकार आता है, वो है हमारा क्या? कानूनी अधिकार। कौन-सा अधिकार है? कानूनी अधिकार, लीगल राइट। लीगल राइट क्या होते हैं?
ऐसे अधिकार जिसे विधायिका के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, मतलब कानून बना कर के जो अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लीगल राइट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हड़ताल का अधिकार, पेटेंट का अधिकार, पेटेंट समझते हैं ना? अब तो आप एमपीपीएससी में जो है इसके बारे में आप लोगों ने यूनिट 6 जो ऐड हुआ है उसमें पेटेंट वगैरह के बारे में तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। पेटेंट मतलब आपकी जो भी क्रिएशन है, जो भी कृति है, उस पर आपका एकाधिकार स्थापित करना ताकि कोई और उसका जो है मिसयूज़ ना करे। तो इनको कहते हैं कानूनी अधिकार, जिनको कानून बना कर के जिन अधिकारों को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट अधिकार होता है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट क्या होता है? सरकारी संरचनाओं और राजनीतिक भागीदारी से संबंधित, किससे संबंधित? सरकारी संरचनाओं और राजनीतिक भागीदारी से संबंधित, जैसे वोट का अधिकार। अब हमारे यहाँ पर भी हमें वोट का अधिकार दिया गया है, तो पर वोट का अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में नहीं है, बल्कि हमें ये दिया गया है अनुच्छेद 326 में। कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 326 में, वोटिंग का अधिकार। तो इसको कहा जाता है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। और फिर उसके बाद में आता है संवैधानिक अधिकार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसमें संविधान में जो निहित होता है, इसमें मौलिक अधिकार जो है शामिल होते हैं। अच्छा, जिनको इसके बारे में पता हो, मतलब जिन्होंने पहले पढ़ लिया है या जिनको इंटरेस्ट ना हो, वो वीडियो को जो है 10 मिनट फॉरवर्ड कर दिया करें शुरू के वीडियो को, तो आप सीधे जो है फैक्चुअल कंटेंट में पहुँच जाएँगे, है ना? इसको समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक बड़ा गोला है, ये एक बड़ा गोला है। इस बड़े गोले को जो है मैं प्राकृतिक अधिकार कहता हूँ। क्या कह रहा हूँ? प्राकृतिक अधिकार कह रहा हूँ। तो इस प्राकृतिक अधिकार के भीतर जो है एक गोला और है ना? एक गोला और है जिसे हम कहते हैं मानवाधिकार। देखो है सब अधिकार ही, प्राकृतिक अधिकार के भीतर ही है और फिर इस मानवाधिकार के भीतर एक गोला और बना रहा हूँ मैं, एक गोला और बना रहा हूँ। इसको हम कहेंगे क्या? इस ये गोला थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, आप लोग बाद में समझ लेना। मान लो इस अधिकार को जो है इस तरफ देखिएगा, हम मान लेते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार है। कौन-सा है? संवैधानिक अधिकार है। फिर इसी में एक छोटा गोला और होगा जिसको हम कहेंगे कि ये कानूनी अधिकार है। फिर इसी में एक छोटा गोला और होगा जिसे हम कहेंगे ये राजनीतिक अधिकार है। मतलब है सब प्राकृतिक अधिकार के भीतर ही, लेकिन अलग-अलग जो है उनका प्रकार है प्रकृति के अनुसार, मतलब उनके नेचर के हिसाब से। तो ये हो गया अधिकार। अब अगला प्रश्न आता है, मतलब अगली चीज़ जो हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार से हम क्या समझते हैं? तो पहले तो हम ये देखें कि भारत के संविधान में इसके संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, क्या है भारतीय संविधान का भाग 3? सिंपल यही पूछ लिया जाता है। वहाँ पर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक जो है वह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। और हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास जो है वह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। तो अब ये 6 प्रकार के कौन-कौन से हैं? तो इन 6 प्रकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। क्या आता है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रोविज़न कर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पीवाईक्यू देखा होगा कि एक बार पूछा गया था कि समानता के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया? किस अनुच्छेद से कहाँ तक किया गया है? तो आपको याद रखना है 14 से 18 तक किया गया है। मैं भी आपको याद कराने के लिए कुछ जुगाड़ भी बताऊँगा, है ना? ट्रिक नहीं कहूँगा उसको, जुगाड़, जुगाड़ से इसको याद करवाऊँगा मैं आपको। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, क्या है? शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से लेकर के 30 तक। और फिर अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 वेरी मच इम्पोर्टेंट, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ध्यान रखिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड,
कि इस अधिकार को जो है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की इसकी भारतीय संविधान की जो है वह आत्मा कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। जबकि के एम मुंशी जी के द्वारा जो है और एन ए पालकी वाला भी रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कही है। तो अगर पूछा जाए क्या पूछा जा चुका है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। क्यों कहा है इसके इम्पोर्टेंस को आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ तक की बात जो है स्पष्ट हो गई। अब आपको जो है यहाँ नीचे तरफ जो है ये येलो जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अधिकार दिए गए थे, तो एक अधिकार कहाँ गायब हो गया? तो एक अधिकार गायब जहाँ हुआ है, उसके संदर्भ में बात लिखी हुई है कि हमें जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, राइट टू जो प्रॉपर्टी दिया गया था, उसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है? मतलब संपत्ति के अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था, कहाँ था? 31 में और 19 1 सॉरी आर्टिकल जो है 19 1 एफ में और साथ में जो है आर्टिकल 31 में इसके संबंध में प्रावधान किए गए थे, किसके संबंध में? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार में। पिछली क्लास में भी मैंने संविधान संशोधन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो इसको जो है वह 44वें संशोधन के माध्यम से 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से जो है वह समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है और यह अब भारत के संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 301 और वहां पर आपको अनुच्छेद 31 भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और किस भाग में किया गया है? भाग 12 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो इतनी बातें जो है यहाँ पर हो गई। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार का प्रादुर्भाव भारतीय संविधान में कैसे हुआ? हम तो ये देखते ही हैं। वैसे तो अधिकारों को जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जो फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, उस पर प्रभाव की अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में और कांग्रेस का जो 1931 का जो कराची अधिवेशन था और साथ में यूएसए के संविधान का प्रभाव वह भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में देखा जाता है। क्या-क्या मैंने बोला? एक तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में, उसमें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। इसके बाद कांग्रेस का जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में मौलिक अधिकार के संबंध में रेज़ोल्यूशन पारित किया गया था। और भारत के संविधान में जो अभी फंडामेंटल राइट है, वह यूएसए के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? यूएसए के संविधान से प्रेरित है। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई। अब हम अगले प्रश्न को डील करते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट को किसे? फंडामेंटल राइट को जो है वह फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? मौलिक क्यों कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है? तो इसके साथ इस क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तो इसके साथ 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी हमारी। एक तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहा जाता है और दूसरी चीज़ हमें मौलिक अधिकार की विशेषता के बारे में भी जानकारी हो जाएगी कि हमारे मौलिक अधिकार जो इतने ज़रूरी हैं कि जब भी सरकार मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने की कोशिश करती है, तो पूरे देश में जो है वह एक जो है आप समझिए कि अ आंदोलन सा छिड़ जाता है। सरकार की जो है वह किरकिरी होने लगती है। तो क्यों ऐसा है? पहली बात तो ये होता है मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट हैं वह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए अपरिहार्य है। एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब अगर हमारे पास मौलिक अधिकार ना हो तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। कैसे अवरुद्ध हो जाएगा? हमें मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध। मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब सपोज़ कीजिए और अनुच्छेद 16 में भी जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है और धर्म, जाति, लिंग, है ना, जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है।
अब सपोज़ कीजिए कि आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ और आपको ये कह दिया जाए कि आप फलानी जाति से आते हैं, इसलिए जो है आप एमपीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। आप एमपीपीएससी का पेपर नहीं दे सकते। इवन आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर नहीं दे सकते। बताइए आपका विकास अवरुद्ध हो जाता कि नहीं हो जाता? यही तो है ना विकास। आपको बोलने की आज़ादी ही नहीं होती। आपको स्वतंत्र भारत देश में जो है निर्बाध संचरण की आज़ादी नहीं होती। तो विकास अवरुद्ध हो जाता, लोगों के साथ भेदभाव हो जाता या आपको रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। इ वहीं दूसरी तरफ ये फ्रीडम ना होता, तो आपके ऊपर जबरन किसी धर्म को थोपने की कोशिश की जाती। आप चाहते हैं कि आप अपने जिस जिस पर भी आपकी आस्था है, उस ईश्वर की आप जो है पूजा-अर्चना करें। लेकिन ज़बरदस्ती आपको जो है, वह किसी दूसरे ईश्वर की पूजा कराई जाती। जैसे बहुत सारे देशों में होता भी है। ऐसे कंडीशन में क्या आपका विकास हो पाता? आप कुंठित हो जाते, आप हम सब कुंठित हो जाते, क्योंकि फंडामेंटल राइट के बिना व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास बहुत ज़रूरी है। आपको घरवालों ने पढ़ने की आज़ादी दी, पढ़ने के लिए आपको बाहर भेजा, तभी आप पढ़ पा रहे हैं। वरना आप जिस गाँव से हैं, उसी गाँव में रहते हुए क्या पीएससी की तैयारी इतने बड़े-बड़े ख्वाब देख पाते? 11वीं 12वीं पूरा करना ही बहुत मुश्किल होता है। मैं सभी जगह की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हैं बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। इसलिए ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में आवश्यक होते हैं। तो अब एक बार रीड कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा यहाँ पर। क्या है? ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिसके बिना एक गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात समझते हैं हम कि इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान के द्वारा गारंटीकृत हैं और संरक्षित हैं। मतलब इन अधिकारों को संविधान ने गारंटी के साथ प्रदान किया है और साथ में प्रोटेक्शन भी प्रदान किया है कि अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, हाथ में आर्टिकल 32 का झंडा लेना, पहुँच जाना सुप्रीम कोर्ट। हाँ, साथ में पैसा भी रख लेना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत महँगे होते हैं। पर संविधान ने गारंटी तो दिया है कम से कम, है ना? कोई तो गारंटी दे रहा है कि अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप जो है वह इसको क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स्ड करवा सकते हैं, है ना? जस्टिसिएबल है ये। तो क्या कह रहा है, ये देश के मूल कानून संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं और न्यायालयों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सीधे प्रवर्तनीय है, जस्टिसिएबल है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको राहत प्रदान करेगा। जैसे अभी जो सोनम वांगचुक जी हैं, उनको जो है डिटेन करके रखा गया है। तो उनकी जो पत्नी है, उनके द्वारा बार-बार जो है, उनके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है, लगातार उनको राहत प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। सपोज़ कीजिए सोचो अगर फंडामेंटल राइट नहीं होता, तो व्यक्ति को जेल में ठूँस के कहाँ गायब कर दिया जाता, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, ये मौलिक हैं क्योंकि ये राज्य की शक्ति पर सीमा लगाते हैं। क्या करते हैं? लिमिटेशन ऑन द स्टेट पावर, राज्य की शक्ति। देखो जब भी अब मैं राज्य कहा करूँगा तो राज्य से आप कल्पना कर लिया करना पुलिस की। किसकी कल्पना कर लिया किसकी कल्पना कर लेंगे आप? पुलिस की। क्योंकि पुलिस देखिए कितनी शक्तिशाली होते हैं और अगर हमारे पास अधिकार ना हो तो पुलिस मतलब मैं पुलिस को नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक शक्ति को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस से आप रूबरू होते हैं मतलब आपने चारों तरफ जो है पुलिस वालों को देखते हैं, तो वो राज्य का ही प्रतीक है और वो कितना पावरफुल है ये आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को समझाने के लिए पुलिस का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अब अगर सोचिए हमारे पास अधिकार ना हो, तो किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसलिए जो है, ये अधिकार सरकार की मनमानी कार्यवाहियों के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करते हैं और कार्यपालिका व विधायिका की शक्तियों को जो है, वह क्या करते हैं, सीमित करते हैं। मैं आपको एक बार की एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, कि एक बार बाइक से मैं अपने घर जा रहा था, जहाँ से मैं हूँ। तो रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। ये मुझे लगता है कि अ, 2019 की बात है। मैं दिल्ली से वापस आया था, तो अ, वहाँ पर मतलब जहाँ तक ट्रेन आती है मतलब जबलपुर तक ट्रेन आती है, जबलपुर के बाद से, तो मेरा छोटा भाई यहीं रहता था, तो उसके साथ हम लोग दोनों जो है घर जा रहे थे। रास्ते में हमको पुलिस वालों ने रोक लिया, तो वो बाइक जो है नई थी मतलब हम लोगों ने नई बाइक एक जो है ली थी, दोनों भाई चलाएँगे कह के, उसके बाद ऐसा प्लान भी बन रहा था कि अब मैं जबलपुर वापस शिफ्ट करूँगा। तो अब हम लोग जा रहे थे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ड्राइव मैं कर रहा था,
तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, गाड़ी नई थी तो इंश्योरेंस का कोई इश्यू नहीं था, सब सारी चीज़ें थी। पुलिस वालों ने रोक लिया और वो ज़बरदस्ती हमसे जो है पीयूसी माँगने लगे। आपने सुना होगा पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट। गाड़ी को अभी खरीदे हुए 3 महीने नहीं हुए थे, 3 या 4 महीने, और उन्होंने पीयूसी की डिमांड की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अभी ये नई गाड़ी है और ट्रैफ़िक जो रूल है मतलब जो लॉ है उसके अंतर्गत, क्योंकि उस समय तैयारी प्रिपरेशन करते थे तो इनकी सब जानकारी भी रहती थी। तो मैंने कहा कि 1 साल तक जो न्यू व्हीकल्स होते हैं, 1 साल तक उनमें पीयूसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, वो क्या ही एमिशन करेगा पॉल्यूटेंट। अभी तो उसमें सारा चीज़ें नया लगा है। जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं खच्चड़ टाइप की, उनसे पॉल्यूशन होता है। वो कर अच्छा रहे हैं, लेकिन पीयूसी की सच्चाई भी आप जानते ही होंगे कि पीयूसी जो सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है, वो सिर्फ़ पैसा कमाने का एक ज़रिया बन चुका है और कुछ नहीं। आप पीयूसी वालों के पास जाएँगे, वो बिल्कुल चेक-वेक कुछ नहीं करते हैं। सिंपल जो है आपकी गाड़ी का नंबर वो अपने सिस्टम में डाल लेते हैं और एक पीयूसी सर्टिफ़िकेट अपने हिसाब से, जो उसमें डेटा एंट्री करके, ताकि वो जो लिमिटेशन स्टैंडर्ड है, मतलब एमिशन स्टैंडर्ड है उससे कम हो, उतना सेट करके आपको पीयूसी दे के 100, 150, 250 जो भी अमाउंट है वो ले लेंगे, बात खत्म। भले आपकी गाड़ी जो है एकदम बिल्कुल धुआँ छोड़ते हुए चल रही हो। लेकिन आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, सर्टिफ़िकेट। आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। आपके सामने जो है एक खच्चाड़ा गाड़ी खड़ी है, जो अगर स्टार्ट कर दे तो वहाँ खड़े हुए सब लोग जो है काले दिखने लग जाएँ। इतना धुआँ छोड़ रही है। लेकिन अगर उसके पास पीयूसी है तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। तो सर्टिफ़िकेट का बहुत महत्व है। तो ख़ैर मुद्दा ये था कि उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने कहा सर ऐसी-ऐसी बात है, पर वो नहीं मान रहे थे। अब उस समय युवा भी थे तो लगता था कि यार इतना पढ़े हैं, पढ़ने के बाद आता है ना कि यार हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। हम भी अड़ गए। थोड़ी देर काफ़ी देर तक गहमा-गहमी चलती रही, फिर वहीं पर जो हेड होते हैं, फिर मैं जाके उनसे बात किया और सब तमाम चीज़ें उनको मैंने समझाया। तो हाँ, एट लीस्ट वो समझे इस बात को कि हाँ, हाँ, ठीक है, और फिर बाद में मुझे जाने भी दिया गया। ख़ैर उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, जो छोटे अधिकारी होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अधिकार ही हैं जो हमें क्या करते हैं, राज्य की जो मनमानी कार्यवाही उससे क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं। वरना उस दिन तो मेरा जो है 500 का चालान, उस समय तो 500 का, अब तो 5000 हो गया है, 500 का चालान जो है मुझे देना पड़ जाता। और छात्र जीवन में एक-एक रुपया कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आपको तो इसकी जानकारी होगी ही होगी। तो इस तरीके से, है ना? आगे देखते हैं अब हम लोग, जो नेक्स्ट देखते हैं और क्यों इसको जो है फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तो इसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है क्योंकि ये संविधान का मूल ढाँचे के अंतर्गत भी शामिल है। बाद में जब 1973 अभी पढ़ाऊँगा भी, 1973 में जो है वह केशवानंद भारती केस में वह फंडामेंटल राइट को जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, मतलब सरकार इसको तहस-नहस नहीं कर सकती। तो ये हो गए इसके कारण, जिस वजह से जो है इसे फंडामेंटल कहा जाता है। अब मौलिक अधिकारों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, मैं बस जस्ट एक बार रीड कर देता हूँ। इसमें से कुछ फैक्ट हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, बस उनको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है उपलब्धता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे यहाँ पर जो हमें ये सारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं 6 प्रकार के, वो सभी को नहीं उपलब्ध हैं। सभी को कैसे नहीं है कि कुछ कुछ मौलिक अधिकार कुछ केवल नागरिकों के लिए है, मतलब जो भारत देश के नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, उनके लिए। और वो कौन-कौन से हैं आपको रट्टा मार लेना है। मैं समझा भी दूँगा तो याद हो जाएगा क्यों ऐसा है। नागरिकों के लिए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन रहा है ये। कि निम्न में से कौन से फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? और उसमें ऑप्शन थे, क्योंकि उसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट वाले ऑप्शन देते हैं। मैं एबीसीडी में बता देता हूँ एमपीपीएससी के पैटर्न में। मान लीजिए निम्न में से कौन-सा फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है और उसमें मान लो ऑप्शन दिया गया हो 15 हो या 15 15 तो फिर भी लोगों को याद ही रहता, 16 भी याद हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि 29 हो, एक 29 हो, फिर जो है आपका जो है एक हो आपका जो है 17 हो, है ना? उसके बाद में है एक 18 हो और फिर एक जो अनुच्छेद है उसको अपन मान लेते हैं 2500। कौन-सा हो? 2500, ठीक है? तो ये अधिकार दिए गए हैं। अब दिमाग नॉर्मली तो क्या होता है कि ठीक है, वो कर लेता है कि याद रहता है कि अरे यार चलो इसमें सही आंसर 29 हो जाएगा। लेकिन दिमाग एग्ज़ामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज़ होने लगता है कैसे? यार 18 उपाधियों का अंत करता है और उपाधियाँ हमारे देश के नागरिक ही ले सकते हैं। फिर ये विदेशियों को देने ना देने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नागरिकों को ही होगा।
तो दिमाग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होने लगता है। तो आपको याद रखना है कि ये अधिकार कौन-कौन से 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं, केवल नागरिकों को दिए गए हैं। बाकी जो सभी अधिकार हैं, वो नागरिक और गैर नागरिक मतलब जो हैं, जो विदेशी हैं, उनको भी प्राप्त हैं। कौन-कौन से अधिकार हो गए? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, अ, फिर आपका जो है जीवन का अधिकार, है ना? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण सबको प्रदान किया गया। ये थोड़ी कि आपके यहाँ विदेशी आया है और आप उसको जो है गिरफ्तार करके धर लेंगे, ठीक है? उसका शोषण करने लगेंगे, उसे बेगार करवाने लगेंगे, चलो पकड़ के लेके जाओ इसको जो है खेतों में काम करवाएँगे और पैसा नहीं देंगे। बेगारी जानते हैं ना? तो उनको भी वो अधिकार दिए गए हैं, है ना? अन्य सभी के लिए बाकी इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं, सभी के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हों, विदेशी हों या कानूनी संस्था हो, ठीक है? लीगल एंटिटी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये राज्य के खिलाफ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ जो है हमें संरक्षण प्रदान करता है। आगे हम लोग समझेंगे भी। प्रकृति की बात करें, तो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट हमें प्रदान किए गए हैं, उसमें से कुछ नकारात्मक हैं, जो राज्य के अधिकार पर सीमाएँ लगाते हैं। तो आप आज इसको समझ ही लीजिए आप लोग। ऐसे एफआर जो राज्य की शक्तियों पर मतलब राज्य शक्ति पर जो है ना, सीमा लगाते हैं। क्या करते हैं? सीमा लगाते हैं। मतलब जो है उसको प्रतिबंधित करते हैं। उन फंडामेंटल राइट को जो है वह नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? नेगेटिव। वहीं दूसरी तरफ ऐसे फंडामेंटल राइट जो कुछ मतलब इसके अलावा जो सकारात्मक है, जो व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, मतलब जो नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, उन अधिकारों को सकारात्मक फंडामेंटल राइट कहा जाता है। क्लियर है बात? जैसे अनुच्छेद 25 सभी लोगों को जो है वह क्या है अपने धर्म के अनुसार मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। तो कुछ विशेष अधिकार दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में जो है उनको सकारात्मक अधिकार माना जाता है। आरक्षण ये भी एक सकारात्मक ही हो गया है। और लेकिन जो राज्य की शक्ति पर सीमा लगाए, जैसे मतलब अंकुश लगाए, जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 15 क्या करता है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थानों में। तो क्या कह रहा है? नहीं करेगा, नहीं, तो नकारात्मक। स्पष्ट है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर संशोधनीयता। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट जो हैं वह अमेंडेबल हैं या नहीं हैं? तो उसका आंसर क्या है? संसद मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना इसमें संशोधन कर सकती है। मीन्स फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल। आगे केस देखेंगे हम। मूल अधिकार मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को नष्ट ना किया जाए। मतलब जो मूल संरचना है वो नष्ट ना हो, बाकी आप संशोधित कर सकते हैं। न्याय संगतता, ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं कि नहीं? तो मैंने अभी आपको आर्टिकल 32 समझाया कि कभी भी आपके फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन हो। अच्छा, आपको ये लेफ्ट साइड का जो स्लाइड है वो नहीं दिखा होगा संशोधनीयता वाला, घबराइएगा नहीं, मैंने आपको रीड कर दिया है, आगे हम लोग एक बार इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो न्याय संगतता की बात करते हैं, जस्टिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जस्टिसेबल है। मतलब उल्लंघन होने पर पीड़ित सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बहुत कम अधिकार होते हैं जिस पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो मामले हैं वो लोअर कोर्ट से ही शुरू होंगे या हाई कोर्ट से। सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अधिकारिता केवल और केवल फंडामेंटल राइट के तहत ही प्रदान किए गए हैं और ये न्याय योग्य है। कई बार पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना जो है जस्टिसेबल है? तो हमने पढ़ा है कि नहीं है। क्या डीपीएसपी जस्टिसेबल है? तो नहीं है। तो क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है? हाँ, अगर फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन होता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है बात? फिर नेक्स्ट जो आता है, वो है आपका क्या निलंबन, कि क्या फंडामेंटल राइटों का निलंबन किया जा सकता है कि नहीं? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी मतलब इस स्लाइड में खैर जो भी चीज़ें हैं, वो कुछ सोच के ही रखी गई हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट की अगर विशेषताओं की बात करें, तो हम यूपीएससी के छात्रों को कम से कम 15 से 20 विशेषता पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने उससे उन्हीं चीज़ों को उस बुक से उन्हीं चीज़ों को उठा के यहाँ मतलब रखा है, जिससे हमारे पीएससी में क्वेश्चन बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। अगर हम निलंबन की बात करें, तो जो अगर इसका सस्पेंशन, तो हाँ, फंडामेंटल राइटों को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ कर के 20 और 21 का निलंबन कभी भी नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किन मूल अधिकारों का उल्लंघन
फंडामेंटल राइट के दौरान जो है किया जा सकता है। और उसमें जो है मान लीजिए, या इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादातर क्वेश्चन बनाता हूँ तो थोड़ा यूपीएससी पैटर्न में चला जाता है, क्योंकि पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को जो फाउंडेशन वाले हैं, तो वो आदत सी हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इस तरीके से इसको ऐसा है, पीएससी इस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से किस मूल अधिकार का निलंबन जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया रहेगा आपका जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, मतलब ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर आपका? सही आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अरे भाई, जीवन का अधिकार है। आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे भी इस बात को। जीवन का अधिकार है, तो आपातकाल लगा है, इमरजेंसी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लोगों को मार ही डालोगे जाके। सबके घर में भी कई बार इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसका ये मतलब थोड़ी रहता है कि हम किसी को जाके बिल्कुल एकदम मारने-कूटने लग जाते हैं। ठीक है? जीवन का तो अधिकार है, जान है तो जहान है भाई, सीधी-सी बात है। जान है तो सब है, जान नहीं है तो कुछ नहीं है ना? तो जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसका उल्लंघन, मतलब उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात? तो इन सब से प्रश्न पूछे जा जा चुके हैं, जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर वगैरह भी किया कीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब के बारे में तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मतलब मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब वीडियो में व्यूज़ आएँगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो और भी इस तरीके की वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है अनुच्छेदों पर बात करते हैं, है ना? आर्टिकल्स पर जो है अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करना जो है प्रारंभ करते हैं। तो अब फंडामेंटल राइट के जो अनुच्छेदों की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है, और इसमें राज्य के अंतर्गत क्या-क्या समाहित है, इस बात को जो है बताया गया है। अब राज्य को क्यों डिफाइन किया गया है? राज्य मतलब हमारे देश की जो सरकार है, सरकारी संस्था है, उनके। राज्य को इसलिए डिफाइन किया गया है, राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है, क्योंकि आपके मतलब किसके द्वारा आपके मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप जो है न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएँगे। मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया है। क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। आपके बोलने की जो आज़ादी है उसको जो है छीन ली गई है। मतलब बोलने की आज़ादी, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, तो अब मैं लिख देता हूँ बोलने की आज़ादी। अब इस बोलने की आज़ादी को जो है 2 लोग छीन सकते हैं। एक तो, या तो जो है सपोज़ कीजिए कि पुलिस वाले छीन सकते हैं। कैसे? राज्य, क्योंकि राज्य समझा चुका। और दूसरा घर वाले भी छीन सकते हैं। तो अगर मान लो आपको घर वाले ना बोलने दें, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मतलब क्या, आपका घर, आपका परिवार वो राज्य के दायरे में आता है या नहीं? राज्य के एम्बिट में आता है या नहीं? लेकिन क्या आपके बोलने की आज़ादी को पुलिस के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया जाए, इन्हिबिट कर दिया जाए, तब क्या आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जा सकते हैं या नहीं? इस इसी बात को क्लियर करने के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है कि किसके द्वारा आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाएगा। तो 32 का झंडा उठाना, आर्टिकल 32 का, और तुरंत दिल्ली की ट्रेन बुक करके पहुँच जाना कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और दिल्ली में ही अगर रह रहे हो, तो वहाँ से पहुँचना वहाँ आसान रहेगा, है ना? तो व्यापक अर्थ में देखते हैं हम लोग क्या है। व्यापक अर्थ का मतलब होता है संघ/राज्यों के कार्यकारी और विधायी अंग, और इसके साथ स्थानीय प्राधिकरण, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या कह रहा है? संघ और राज्यों के कार्यकारी मतलब सरकार, मंत्री, मिनिस्टर, और विधायी अंग विधानसभा, संसद, राज्यसभा, और स्थानीय प्राधिकरण नगर निगम, पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। पहली चीज, इसका एक उदाहरण भी दे देता हूँ। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, अब वहाँ पर जो है आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है ना? मूल संविधान में तो नहीं था। लेकिन ऐसा हो कि सपोज़ करो आप जहाँ पर रहते हैं, वहीं पर जो है नगर पालिका के द्वारा एक कचरे का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए। बहुत सारे शहरों में होता है, दिल्ली में तो ये आए दिन की घटना है। अभी आजकल जो है गुड़गाँव का काफ़ी चर्चा में चल रहा है।
अब उस कचरे के पहाड़ से ऐसी हानिकारक गैसें निकल रही हैं, जिससे आस-पास के लोग जो है लगातार वेरियस टाइप ऑफ बीमारियों से मतलब वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़ से जो है ग्रसित हो जा रहे हैं। या बारिश के समय में यहाँ इस कचरे के ऊपर पानी पड़ता है और वो पानी रिस-रिस के जो है आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ जाकर के मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स में। अभी हमारे इंदौर में कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम सब इसके बारे में जानते ही हैं। सरकार की लापरवाही की वजह से, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही की वजह से। तो उसके लिए किसको जवाबदेह बनाएँगे हम? क्योंकि लोगों के जान जान चली गई। क्या चला गया? उनका अनुच्छेद 21 छीन लिया राज्य ने। जीवन का अधिकार ही छीन लिया उनसे। तो इनके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे? तभी तो उनके ऊपर कार्यवाही बाद में की गई। न्यायपालिका भी इसके में जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ठीक है? लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो है खाना-पूर्ति कर दिया जाता है। क्या खाना-पूर्ति? खाना-पूर्ति ये कर दिया जाता है कि कुछ 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड करके जनता को ये एक तरीके से जो है झुनझुना थमा दिया जाता है कि देखो, इन लोगों की वजह से तुम्हारी जान गई है, हमने इनको सस्पेंड कर दिया है, अब जो है अब कोई समस्या की बात नहीं। और जो मर गए वो, उनके परिवार का क्या? और कुछ हुआ तो मुआवज़ा दे देंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने दिन 10 लाख से काम चले? कितने दिन 10 लाख से वो लोग उनके घर का जो ब्रेड विनर है, जो कमाने वाला व्यक्ति है वो चला गया। कितने दिन 10 लाख से वो अपना जीवन चलाएँगे? 10 लाख में आज के दिन समय में होता क्या है? तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी सरकारों को चुन रहे हैं, है ना? ऐसे लोगों को अपना वोट दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अपने आइडियल्स मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना? उनको जो है हमने ही अपने सर पे चढ़ाया हुआ है, राजा बना दिया। तो ख़ैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? एलआईसी है, ओएनजीसी, सेल जैसे वैधानिक/ऑब्लिक गैर वैधानिक प्राधिकरण मतलब सरकार की कंपनियाँ, जिन पर सरकार का पैसा लगा है, वो भी अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं तो उनके अगेंस्ट। अदालतें, न्यायपालिका लेकिन ध्यान रखना केवल गैर न्यायिक कार्य करते समय। मतलब अगर न्यायपालिका जब केवल गैर न्यायिक काम करें, है ना? मतलब नॉन जुडिशियल काम करेंगे तब। न्यायिक काम करते समय जो है, वह उनको राज्य के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता या मोटा-मोटा आप लोग याद रखो, न्यायपालिका को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है? जितनी भी आपको स्टैंडर्ड बुक है, उसमें न्यायपालिका नहीं दिखेगी। वो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राज्य के साधन के रूप में काम करने वाली निजी एजेंसियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। मतलब जो राज्य के साधन के रूप में, इसको उदाहरण से समझाता हूँ मैं। जैसे एक टीसीएस का नाम सुना होगा आपने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस। ये एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एआईएम्स में आप दिल्ली या भोपाल तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन दिल्ली का एम्स है, वहाँ पर आप जाएँगे, तो वहाँ पर मरीज का जो कार्ड बनता है, मतलब पूरा हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट, मेडिसिन, सारी चीज़ों की जो ज़िम्मेदारी है, वो किसके पास होती है? टीसीएस। मतलब टीसीएस को ये काम जो है डेलीगेट कर दिया गया है। इसमें उनके पास मास्टरी है, तो उन्होंने ये काम जो है उन्हें दे दिया है, सरकार के द्वारा उन्हें दे दिया गया है पेशेंट मैनेजमेंट का। तो टीसीएस है एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन एम्स क्या है? सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर टीसीएस काम कर रही है, मतलब सरकार के टूल के रूप में, तो टीसीएस भी किस में आ जाएगा? राज्य में। और वहाँ पर उन अगर लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो वहीं उसके पास ही है सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादा दूर नहीं है, मेट्रो पकड़ के पहुँच जाना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है भैया? अनुच्छेद 13 ये तो मतलब एक समझ लीजिए कि बवाल का घर है ये अनुच्छेद 13। मैं मेंस पढ़ाऊँगा तो आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो सिर्फ़ आपको बताऊँगा कि क्या है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जो है, वह क्या किया गया है, विधि की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? विधि की परिभाषा। एक्चुअली ये विधि की परिभाषा नहीं है, लेकिन अब यही ट्रेंड चल रहा है तो अपन इसको विधि की परिभाषा ही मान लेते हैं। तो इसमें जो है विधि की परिभाषा, ये विधि को जो है परिभाषित किया गया है, कानून को जो है परिभाषित किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि ऐसे कानून, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन करते हैं, मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, वह क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाए। एक्चुअली अनुच्छेद 13 में जो है, वह 4 प्रोविज़न है। अनुच्छेद 13 1, 2, 3, 4
ठीक है? पहले नंबर पर बताया गया मूल अधिकार से असंगत विधियाँ। दूसरे में कहा गया है कि ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उन्हें न्यायपालिका के द्वारा जो है वह विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे कानूनों को जो है वह नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया भी गया है। काठो उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। अ, आपको इसका उदाहरण जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही किया हो, किया तो पहले हैं कई सारे जो है। हाँ, जैसे आपको याद होगा आईटी एक्ट का एक सेक्शन था, है ना? एक धारा थी, एक अनुच्छेद था 66 ए, है ना? आईटी एक्ट जो है सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक अनुच्छेद था 66 ए। ये व्यक्ति के लोगों के वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार जो उन्हें अनुच्छेद 19 एक में दिया गया है, इसका उल्लंघन 19 एक ए में दिया गया है, उसका उल्लंघन करता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं? मतलब विधि को परिभाषित किया गया। अब क्या कह रहा है इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है संविधान लागू होने से पहले या बाद के कानून जो भाग 3 से असंगत हैं, असंगत का मतलब समझते हैं? अलाइन्ड नहीं है, उसके अपोजिट बात करते हैं। वो कह रहा है कि मुझे उत्तर दिशा में जाना है, मूल अधिकार कह रहा है मुझे उत्तर दिशा में जाना है, तो कानून कहेगा नहीं मैं दक्षिण दिशा में जाऊँगा, तो असंगत हुआ। असंगत हैं, वे शून्य होंगे, क्या होंगे? शून्य होंगे, वॉइड होंगे। मतलब जब कानून कहेगा कि मैं दक्षिण दिशा में जाऊँगा, लेकिन मूल अधिकार कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में, तो दक्षिण दिशा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसमें कानून के अंतर्गत क्या शामिल किए गए हैं? कानून में अध्यादेश जो राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा जारी किए जाते हैं, आदेश, उपनियम, नियम और प्रथाएँ शामिल हैं। ठीक है? कानून के अंतर्गत क्या-क्या शामिल हैं? अध्यादेश इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अगर प्रश्न बनाना चाहे एग्ज़ामिनर तो बहुत खतरनाक प्रश्न बना सकता है यहाँ से। कानून में अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम और प्रथाएँ शामिल हैं। तो ठीक है, अध्यादेश आपको मालूम है, आदेश पता है सरकार के आदेश, उपनियम ये सब आपको पता है। जैसे एक आदेश दिया गया था सरकार के द्वारा पहले आधार एक्ट के अंतर्गत कि सभी लोगों को जो है अपने बैंकिंग सर्विसेज़ के साथ जो है आधार लिंक करना ही पड़ेगा। अब आधार में बायोमेट्रिक डेटा होता है। इस बात को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई सरकार क्यों सभी लोगों का जो है आधार का डेटा जिसमें इतने सेंसिटिव डेटा होते हैं, उन सभी को जो है वह बैंकों के साथ लिंक करवाना चाहती है। क्योंकि फिर उसे आधार का डेटा प्राइवेट सर्वर में भी अपलोड हो जाएगा। ऐसे में लोगों की जो निजी पहचान खतरे में आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत बात है। सरकार ने वैसे इसको बचाने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि देखिए, हम ये जो डीबीटी चलाते हैं, कल्याणकारी योजनाएँ चलाते हैं, उसके लिए आधार डेटा बहुत ज़रूरी है और वो बैंक से लिंक होगा तो हम जो ये जिसको कहते हैं ना फर्जीवाड़ा होता है उसको कम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक काम करो, आप डेटा उन्हीं से लो जो लाभ चाहते हैं। मतलब जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको कृषक सम्मान निधि मिले, जो 1 साल में 6,000 मिलता है, तो आप डेटा दो और मुझे नहीं चाहिए कृषक सम्मान निधि, तो मैं नहीं दूँगा। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। इसके साथ ही इसमें प्रथाएँ भी शामिल होती हैं। ऐसी प्रथा जो नागरिक मतलब मूल अधिकारों के अगेंस्ट है, जैसे ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक शरीयत के हिसाब से है, भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से नहीं। तो या ऐसी प्रथा सपोज़ करो जैसे हमारी प्रथा तो ये कहती है, अभी भारत की समाज का अभी इतना विकास नहीं हुआ। जैसे जाति मतलब इंटर कास्ट, है ना? अदर कास्ट मैरिज नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रथा है। अब आप सोचिए कि इस प्रथा में कितना ताकत है कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको अदर कास्ट में मैरिज करने पर कोई पनिशमेंट दे, लेकिन ये समाज का डर है। तो सरकार अगर चाहे तो इसके अगेंस्ट में मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो, तो वो इसके लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है और जाते भी हैं। आपने देखा कई शादियाँ पुलिस थाने में होती हैं, पुलिस के द्वारा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सब को कानून के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है ना? इसी के साथ ही अगला पॉइंट इसमें ये है अरे! 1 मिनट यार, मैं किस तरफ दिख रहा हूँ? मैं ये भूल जाता हूँ। ठीक, ठीक, आपको थोड़ा-सा ये इधर का दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। ये आपको यहाँ पर बात जो है याद रखनी है कि अनुच्छेद जो 13 है,
वह अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। ये बात आपको याद यहाँ पर रखनी है, ठीक है? बाकी एक्सप्लेन हम मेंस वाली क्लास में करेंगे। अब अनुच्छेद 13 से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में। मुद्दा ये था, प्रश्न ये है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? मतलब क्या पार्लियामेंट के पास जो है ये पावर है कि वह फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? ये प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। जैसे प्रस्तावना के संबंध में उठे थे, वैसे ही ये प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है या नहीं? अब इसमें खतरा क्या था, मतलब समस्या क्या थी? तो समस्या आप ये देखिए कि मान लीजिए अगर फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, मतलब संशोधन किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा क्या किया जाए? या तो फंडामेंटल राइट को कम भी किया जा सकता है, संशोधन का मतलब है या तो कुछ घटा दो या तो कुछ जोड़ दो। मतलब या तो कुछ घटा दो या तो कुछ जोड़ दो। मतलब या तो कुछ फंडामेंटल राइट सरकार ऐड कर दे या कम कर दे। अब मान लीजिए कोई तानाशाह सरकार आ जाए, जैसे अभी हमारे भारत में कुछ हद तक चल भी रही है ना? वैसे सभी सरकारों का है, मैं किसी सारे चोर-चोर मौसेरे भाई हैं ये, तो तानाशाह सरकार आ जाए। अब ये तानाशाह सरकार क्या करे, लोगों के वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है वह छीन ले। जैसे सरकार की किसी भी गतिविधि के अगेंस्ट कोई कुछ बोले, ले जाके उसको जेल में ठूँस दिए। तो अब सरकार ये कर सकती है कि यार ये वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। अनुच्छेद 19 है ना, ये हमारे जो है सिर दर्द बना हुआ है। एक काम करते हैं, संशोधन करते हैं, 19 को समाप्त करते हैं। हटाओ तो, ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तो बताओ, ऐसे में फिर तो मूल अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं रह गया कि सरकार इसको बदल सकती, पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है। वो अलग बात है कि संशोधन स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, लेकिन फिर भी ऐसे में तो फंडामेंटल राइट की जो हमें संविधान ने गारंटी दिया है इन अधिकारों की, फिर काहे की गारंटी? बताओ, गारंटी है क्या? किसी चीज़ को समाप्त किया जा सकता है और गारंटी का मतलब ये होता है कुछ भी हो, कोई भी टूट-फूट हो उसकी जो है गारंटी। जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं और उसमें गारंटी है तो यही है ना, कुछ भी होगा तो हम बदल के दे देंगे। और आप अपना चेयर मान लो एक गारंटेड चेयर खरीदे थे पढ़ने के लिए कि दुकान वाले ने बोला था कुछ भी होगा मेरे पास ले आना, बदल के तुम्हें दूसरा दे दूँगा। आप घर लेके आए, बढ़िया बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक से जो है उसका एक पाया जवाब दे दिया। ठीक है, अब वो अब जो है 4 पैर से 3 पैर में आ गया। आप उसको फिर टाँगे-टाँगे लेके गए शॉपकीपर के पास, बोले भैया ये देखो तो ये टूट गया। बोले, "तुमने इसको तोड़ा होगा, तभी टूटा है, अपने मन से कैसे टूट गया?" बोले, "भैया हम बैठे थे चुपचाप, कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, थोड़ा-सा दीवाल में पैर रख कर के थोड़ा-सा ऐसे झूला झूलने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने तो बोला था गारंटी है, कुछ भी होगा तो बदल देंगे।" तो वो बोलेगा कि देखो कुर्सी बैठने के लिए होता है, झूला झूलने के लिए नहीं, मैं नहीं बदलने वाला। तो आप बोलेंगे फिर गारंटी कैसी? गारंटी का तो मतलब ही यही होता है। बोले बहस वो बोलेगा बहस मत करो, घर जाओ चुपचाप, कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप बल मुँह लटका के वापस आ जाओगे। वही स्थिति यहाँ पर भी होगी। तो यही प्रश्न उठा था किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पहले जब प्रश्न उठा, वैसे तो कहानी इसकी बहुत लंबी है, ज़्यादा लंबे से अभी मैं नहीं समझाऊँगा आपको, बस शॉर्ट में समझाता हूँ। 1951 में ये प्रश्न उठा सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस में। कब? शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस में जो है सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट संविधान फंडामेंटल राइट को संशोधित कर सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। मतलब अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो है वह फंडामेंटल राइट में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया। क्लियर है बात? फिर ये प्रश्न उठा, अब इसकी वजह से क्या समस्या हो रही थी? कुछ समस्या थी? आप मेरी संविधान संशोधन वाली वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। फिर शंकरी प्रसाद के बाद में जो है, एक केस आया 1967 का। कब? 1967 में गोलकनाथ केस। कौन-सा केस? गोलकनाथ केस। एक्चुअली ये पंजाब से थे। इनकी ज़मीनों को जो है इनके पास जो ज़मीन थी, उसे पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जो है सरकार के द्वारा वह अधिग्रहित कर लिया गया था, उसका जो है एक्विजिशन कर लिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुँच के उन्होंने कहा कि माई-बाप हमें जो है फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि उस समय तक संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, 1978 में हटा है। तो इन्होंने कहा माई-बाप हमारी संपत्ति को छीनी गई है जो कि हमारा मूल अधिकार है और मूल अधिकार गारंटीड है। ये कैसी घोर कलयुग आ गया है।
तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, थोड़ा सर्वर खुजलाया, फिर सोचे हाँ यार, कलयुग तो आ गया है। बोले क्या करें? तो बोले कि कलयुग तरड़ उपाय न कोई, राम भजन रघुनंदन दोई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो इसका कोई समाधान निकालते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, फंडामेंटल राइट को संविधान में पारलौकिक ट्रांसकेंडेंटल ट्रांसकेंडेंटल स्टेटस जो है स्थान प्राप्त है। मतलब तो मैं क्या कहूँ, बहुत पवित्र है ये, है ना? स्थान प्राप्त है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी बिल्कुल आग बबूला हो गई। सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत! जब तक नेहरू जी थे तब तक तो सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही नेहरू जी, सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या मुझे गूंगी गुड़िया समझ के रखे हैं क्या? वो अलग, मतलब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, कुछ लोग तंज कसने के लिए शुरुआती समय में। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल, ये तो हमको हल्के में लेके रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। फिर डीपीएसपी कैसे हम लागू करेंगे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे करेंगे? जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कैसे करेंगे? गरीबों में संपत्ति कैसे बांटेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मध्य युद्ध छिड़ गया। गोलकनाथ केस आया। इस गोलकनाथ केस को पलटने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा-सा कुछ दिक्कत हो गया होगा। हाँ, इस गोलकनाथ केस को जो है बदलने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, उन्होंने संविधान में संशोधन किया। क्या किया? संविधान में संशोधन किया, और इंदिरा गांधी के द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन क्या है? आप जाके क्लास संविधान संशोधन वाली देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें इंदिरा गांधी ने ये कहा कि संसद के पास ये अधिकार है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आर्टिकल 368 नहीं आता है। ये बात इंदिरा गांधी ने कही, तो मामला यहाँ गया। तो ये मामला अब फँस चुका था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यम मार्ग निकाला, और 1973 में, कब? 1973 में केशवानंद भारती केस में, किसमें? केशवानंद भारती केस में जो है, इसके इस ऐतिहासिक निर्णय में संविधान की मूल ढाँचा, मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया। ठीक है, 1973 में इस समस्या के समाधान के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, ठीक है, पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, पार्लियामेंट जो है, वह फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। क्या? पार्लियामेंट जो है, वह फंडामेंटल राइट में जो है संशोधन कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। क्या नष्ट नहीं होना चाहिए? मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। ये मूल ढांचा समझ लो, किसी मकान की नींव है। क्या है? ये मकान की नींव है। आप नींव को नष्ट मत कीजिए, बाकी ऊपर की जो इमारत है उसमें फेरबदल आप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, माई बाप क्या है मूल ढांचा? तो उन्होंने कहा, जीवन का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और इवन पूरे फंडामेंटल राइट को ही उन्होंने मूल ढांचा डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार हक बक रह गई। ये कौन सी बात हो गई कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा है कि तुम फंडामेंटल राइट का संशोधन नहीं कर सकते। मतलब एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास गया जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पूरा मिठाई मिठाई का डब्बा लेके गया। बोला, भाई साहब मुबारक हो, हमारा बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया है, लीजिए मीठा खाइए। पर भाई साहब ध्यान से, आपको डायबिटीज है। अरे भाई, जब उसको डायबिटीज है तो तुम मीठा लेके क्यों गए? वैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समस्या खड़ी कर दी सरकार के पास कि संशोधन करवाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंद का भारती केस है। मतलब अभी वर्तमान स्थिति ये है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह नष्ट नहीं होनी चाहिए, नींव नष्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मामला क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1980 का दौर। कब का दौर? 1980 का दौर आता है। 1980 में फिर एक केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 4 और 5 को अमान्य कर दिया। एक्चुअली 24वें संशोधन के माध्यम से, 24th अमेंडमेंट के माध्यम से इंदिरा गांधी के द्वारा जो है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 368 में
4 और 5 जो है वह सब क्लॉज़ ऐड किए गए थे, है ना? सब क्लॉज़ ऐड किए गए थे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में जो है अमान्य घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कर दिया क्योंकि वे न्यायिक समीक्षा को जो है कम करते थे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात दोहराई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को आप नहीं छीन सकते हैं। यहाँ तक बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में बोली, ठीक है? तो ये शुरू के जो 2-3 केस हैं ये इम्पोर्टेंट है। एक 2007 का केस और है, आजकल पीएससी में ये ट्रेंड चल रहा है केसेस पूछने का, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2007 का जो है एक केस है आईआर कोहेल्हो केस, है ना? कोहेल्हो केस, आईआर कोहेल्हो केस। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि केशवानंद फैसले के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केशवानंद फैसले के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून वह न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। अब इस बात को समझने के लिए आपको मेरी संविधान संशोधन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ समझाऊँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम नेक्स्ट अधिकार देखते हैं, समता का अधिकार। कौन-सा अधिकार? भैया समता का जो है अधिकार के बारे में जो है हम लोग यहाँ देखते हैं। एक काम करते हैं, समता के अधिकारों की जो चर्चा मतलब यहाँ से जो है क्लास हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्योंकि मैं इस क्लास को यहाँ इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ कि सपोज़ करो किसी को इसी यहीं से पढ़ना हो मतलब समानता के अधिकार से ही फंडामेंटल राइट को पढ़ना हो, तो वो सीधे एक सेपरेट जो है वो नए वाले वीडियो से जो है सीधे क्लास को शुरू कर देगा। और आपको तो पता ही है कि अगली क्लास में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे ही। आपने अगर पिछली क्लास पूरी देख ली है तो आपको अगली वीडियो उसी के 1 डेढ़ घंटे बाद मिल जाएगा। मतलब आप जब तक इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, दूसरा वीडियो जो है आपके चैनल मतलब जो है यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।